प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मगर दोस्तों, पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय में राजगढ़ नामक एक विशाल राज्य था, जहाँ का राजा दयालु, धार्मिक, न्यायप्रिय, वीर और उदार था। राजा के 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 का विवाह हो चुका था, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार अभी कुंवारा था और उसके लिए उपयुक्त वधू की तलाश जारी थी। एक दिन महल में बैठे राजकुमार को जोर की प्यास लगी। आसपास कोई नौकर नजर नहीं आया। तभी छोटी रानी वहां से गुजरी। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, भाभी, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। लेकिन छोटी रानी ने इसे अपना अपमान समझा। उसने सोचा कि महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की मुझसे पानी मांगने की हिम्मत कैसे हुई। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, छोटे राजकुमार, तुम मुझसे इस प्रकार पानी लाने के लिए कैसे कह सकते हो? यदि तुम्हारा दिमाग इतना ही तेज है तो जाओ और अपनी सेवा करने के लिए रानी पद्मिनी को ले आओ। छोटे राजकुमार को छोटी रानी से इस तरह के उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उसका पारा एकदम चढ़ गया। राजकुमार बोला, ठीक है भाभी, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा तब तक मैं इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी सी थी, लेकिन दोनों के अहंकार के कारण उस बात ने उग्र रूप धारण कर लिया। छोटे राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह रानी पद्मिनी को लेकर ही आएगा। रानी पद्मिनी काले कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता बड़ा दुभर था। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र और न जाने क्या क्या पड़ते थे। किंतु छोटा राजकुमार तो रानी पद्मिनी को लाने का संकल्प कर चुका था। उसका वह संकल्प पत्थर की लकीर के समान था। मंत्री का लड़का उसका दोस्त था। उसने उसी समय मंत्री के लड़के को बुलवाया और उसे सारी बात बताने के बाद 2 घोड़े तैयार करने के लिए कहा। मंत्री के लड़के ने छोटे राजकुमार को बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, परंतु राजकुमार ने मंत्री के लड़के की कोई बात न सुनी और वह अपने हठ पर अड़ा रहा। छोटे राजकुमार ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रानी पद्मिनी के बिना इस राजमहल में पैर नहीं रखूंगा। यदि तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मंत्री के लड़के ने कहा, दोस्त, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मैं तो तुम्हें केवल रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में बता रहा था। इसके बाद 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के लिए खाने पीने के सामान की व्यवस्था की गई। उसके बाद राजकुमार और मंत्री का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी के बारे में पता लगाया तो मालूम हुआ कि राजकुमारी पद्मिनी सिंहल द्वीप में रहती है, जहां सिंहल द्वीप में पहुंचने के लिए सागर पार करना पड़ता है। राजकुमारी पद्मिनी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा रहता है। उनकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश कर पाना संभव नहीं है। मंत्री के लड़के ने राजकुमार को एक बार फिर से समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में ना डाले। किंतु राजकुमार ने कहा कि जब एक बार तीर तरकश से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। राजकुमार की यह बात सुनकर मंत्री का लड़का चुप रह गया। वे दोनों ही अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर सिंहल द्वीप की ओर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा कि हम आज की रात इस बाग में बिताकर कल आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहां कोई चौकीदार या रक्षक भी नहीं था। मंत्री के लड़के ने बाग में उधर निगाह डालकर कहा, राजकुमार, मुझे तो यहां कोई खतरा दिखाई देता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम लोग यहां ना रुककर आगे कहीं किसी और स्थान पर रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। राजकुमार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला कि तुम बड़े डरपोक हो। हमें यहां क्या खतरा हो सकता है? देखो, ये कितना हरा भरा और सुंदर बाग है। मंत्री के लड़के ने कहा कि आप माने या ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहां कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक भी बात न सुनी और अपने घोड़े को बाग के फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा मंत्री का लड़का भी राजकुमार के पीछे पीछे बाग में चला गया।
जैसे ही वे बाग के अंदर पहुंचे कि बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। इस प्रकार अचानक अपने आप बाग के फाटक को बंद होते देखकर राजकुमार और मंत्री के लड़के की ऐसी हालत हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। मंत्री के लड़के ने राजकुमार से कहा, यह क्या हो गया? मैंने आपसे कहा था कि यहां ठहरना ठीक नहीं है, पर आप नहीं माने, उसका नतीजा देख लिया ना। राजकुमार ने कहा, अब वह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि इस मुश्किल से निकलने के लिए हम क्या करें। मंत्री का लड़का बोला कि अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़ों को यहीं पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं और देखें कि आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़े एक पेड़ से बांधकर वे दोनों मित्र एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। रात का अंधकार फैल गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में कोई उड़ता चला आ रहा है। ये देखकर दोनों ही कांप उठे। हवा का वेग रुकते ही एक परी नीचे उतरी। उस परी ने नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द चारों ओर देखा। तभी इधर उधर से कई परियां वहां पर आ गईं। उनके हाथों में गुलाब जल से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां गुलाब जल का छिड़काव किया। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे दोनों मित्र आंखें गड़ाकर यह देखने लगे कि वे परियां आगे क्या करती हैं। उसी समय कुछ और परियां आ गईं। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। उन्होंने उस कालीन वहां जमीन पर बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि वह सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह को आ गए। उस रोशनी में उन्हें कोई भी देख सकता था। रोशनी की जगमगाहट में उन्हें दिखाई दिया कि एक ओर से दूध जैसे फव्वारे चलने लगे हैं। पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मोहक लगने लगी। जब वे दोनों मित्र असमंजस में डूबे हुए उस दृश्यावली को देख रहे थे, तभी आसमान से कुछ और परियां एक रत्नजित सिंहासन लेकर उतरीं और उन्होंने उस रत्नजित सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। उसके बाद सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। राजकुमार ने अपनी आंखें मलीं। वह सोच रहा था कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। मंत्री का लड़का बार बार अपने आप को इस बात के लिए धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी, लेकिन अब क्या हो सकता था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर की तरफ देखा तो एक उड़न खटोला उनकी तरफ उड़ रहा था। राजकुमार फुसफुसाया, अब यह क्या है? मंत्री के लड़के ने अपने होठों पर उंगली रखकर राजकुमार को चुपचाप बैठे रहने का संकेत किया। वह उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा और उस उड़न खटोले में से सजी धजी एक बहुत ही सुंदर परी बाहर आई। वह उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर बैठा दिया। वहां पर थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर परियों की राजकुमारी ने ताली बजाई। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। परियों की राजकुमारी ने बड़ी शालीनता से कहा कि जाओ और उसको लेकर आओ, जो आज्ञा राजकुमारी। कहकर वह परी वहां से चल पड़ी और उसी पेड़ की ओर आने लगी जिस पेड़ पर राजकुमार और मंत्री का लड़का बैठे थे। यह देखकर उन दोनों की जान सूख गई। वह परी उसी पेड़ के नीचे आई और उसने राजकुमार की ओर इशारा करके कहा कि नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। उस परी की बात सुनकर राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर उस परी ने कहा कि जल्दी नीचे उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही है। अब राजकुमार के पास उस परी के साथ राजकुमारी के पास जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा। वह परी राजकुमार को अपने साथ लेकर चल पड़ी। मंत्री का लड़का राजकुमार को परी के साथ जाते देख रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं अब राजकुमार के साथ क्या होगा। राजकुमार और परी दोनों ही परियों की राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा कि मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम राजकुमार हो? राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। परियों की राजकुमारी ने कहा कि देखो, यहां से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहां की राजकुमारी हूं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहां आए। आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने खुद को संभाला। राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई।
वह बड़े मधुर शब्दों में बोली कि राजकुमार, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। यह शब्द सुनकर राजकुमार पर मानो बिजली गिरी। उसने कहा कि यह नहीं हो सकता। राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा कि क्यों, यह क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें मुझसे विवाह ही तो करना है। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि परियों की राजकुमारी, मैं राजकुमारी पद्मिनी की तलाश में निकला हूं। मैंने राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करने की प्रतिज्ञा ली है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी तब तक मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजकुमारी ने बड़े शांत स्वर में कहा, ओह, तो यह बात है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने कहा कि आपकी शर्त क्या है? राजकुमारी बोली कि रानी पद्मिनी को लेकर तुम यहां आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार ने कहा कि इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। परियों की राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंघल द्वीप पहुंचोगे कैसे? राजकुमार ने कहा, क्यों, सिंघल द्वीप पहुंचने में क्या दिक्कत है? राजकुमार की बात सुनकर परियों की राजकुमारी हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, राजकुमार, तुम बड़े भोले हो। अरे, वहां पहुंचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंहल द्वीप का रास्ता उस जादू की नगरी से होकर जाता है। उस जादू की नगरी में तुम्हें कोई भी अपने जादू में फंसा लेगा और उसके बाद तुम वहां से कभी भी निकल नहीं पाओगे। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार ने हैरान होकर पूछा, तब मुझे क्या करना चाहिए? राजकुमारी बोली, उसकी चिंता तुम ना करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूं। जब तक तुम इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहने रहोगे तब तक तुम पर किसी के जादू का कोई भी असर नहीं होगा। इतना कहकर राजकुमार ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी बोली, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। भगवान करे तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए अपना सर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर वहां से चली गई। दूसरी परियों ने भी सारा सामान समेटा और वे भी अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थान कर गईं। परियों की राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुशी खुशी वहां आया जहां मंत्री का लड़का बड़ी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर मंत्री के लड़के की जान में जान आई। मंत्री का लड़का यह जानने के लिए बहुत उतावला था कि राजकुमार के साथ वहां क्या क्या हुआ। राजकुमार ने उसे आपबीती सुनाकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई में से भी भलाई निकल आती है। इसके बाद उन दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर वहां से चल पड़े। रास्ते में चलते चलते राजकुमार ने मंत्री के लड़के से कहा, दोस्त, यह तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था, अभी तो ना जाने कितने पड़ाव और आएंगे। मंत्री का लड़का गंभीर होकर बोला, राजकुमार, हम यहां से तो राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें और सावधान रहना चाहिए। अभी वे लोग उस जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान में काले काले बादल गिर आए। खूब जोरों की वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए उन दोनों ने इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ ही दूरी पर एक पुराना खंडहर सा मकान दिखाई दिया। वे दोनों उस घर में गए तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। दोनों रात भर के जागे थे। राजकुमार वहीं जमीन पर लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। मंत्री के लड़के को नींद नहीं आई, वह बैठा रहा। मंत्री का लड़का अचानक क्या देखता है कि बराबर के कमरे से एक काला नाग आया। शायद यह नाग इस घर में रहता था और यह घर उसी का था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वह नाग गुस्से से आग बबूला हो गया। बड़ी जोर की फुफकार मारकर वह नाग राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। खतरे को समझते हुए मंत्री के लड़के ने अपनी म्यान से तलवार निकालकर सांप पर वार किया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर उस सांप को तलवार से उठाकर एक कोने में पटक दिया। काफी देर बाद जब पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठ बैठा और बोला, बड़े जोर की नींद आ गई थी। अगर तुम मुझे नहीं जगाते तो मैं घंटों सोता रहता।
तभी उसकी निगाह एक ओर पड़े नागराज पर गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज में बोला, यह क्या? मंत्री के लड़के ने राजकुमार को सारा हाल सुनाते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर मैं सो गया होता तो यह नाग हम दोनों को काट लेता और हमारा सफर यहीं पर खत्म हो गया होता। राजकुमार मंत्री के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र, यह भी याद रखो, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। दोनों ने सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसी और आगे बढ़ चले। सूरज सिर पर आ गया था, आसमान एकदम निर्मल हो गया था। चलते चलते एक तालाब आया। वहां उस तालाब पर वे रुक गए। उन्होंने वहां भोजन किया, थोड़ी देर विश्राम किया और फिर अपने सफर पर आगे चल दिए। कुछ आगे जाने पर उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा घना जंगल था और उन्हें कहीं से भी आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और रास्ता ढूंढकर उस जंगल में घुस गए। आगे आगे राजकुमार और पीछे पीछे मंत्री का लड़का चल रहे थे। जानवरों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही थीं। वे लोग पल भर को भी नहीं रुके। उन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा था कि वे दोनों कितना जंगल पार कर चुके हैं। सूरज ने भी वहां हार मान ली थी। उन्हें डर था कि कहीं रात ना हो जाए। रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है। पर वहां तो रात दिन एक सा था, उजाले का कहीं नाम नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ और खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। दोनों दोस्त पूरी तरह थक चुके थे। मंत्री के लड़के ने कहा, अब हम यहीं पर कोई अच्छी जगह देखकर ठहर जाएं तो ठीक रहेगा। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पेड़ों के झुरमुट में डेरा डाला। पास में ही एक कुआं था। उस कुएं से पानी लेकर उन्होंने स्नान किया। तरोताजा होकर दोनों ने खाना खाया। मंत्री के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं, आज की रात मैं खूब सोऊंगा, आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है, तुम सो जाओ। वे दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। लेकिन थके होने पर भी मंत्री के लड़के की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। थोड़ी देर चौकीदारी करके राजकुमार जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा, नींद ने आकर उसे घेर लिया और वह बिस्तर पर लेटते ही सो गया। मंत्री के लड़के ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था? राजकुमार राजा का बेटा था और वह उसका नौकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था और इसी के लिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। मंत्री के लड़के ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार आंखें मलता उठा और दिन के उजाले को लक्ष्य करके बोला, मैं बहुत कोशिश की कि जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गईं और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। मंत्री के लड़के को अब उस पर क्रोध नहीं दया आई और उसने कहा, कोई बात नहीं है। इसके बाद तैयार होकर वे दोनों दोस्त फिर आगे बढ़। जब उन्हें चलते चलते काफी समय हो गया तो उन्हें आगे एक नगर दिखाई दिया। उसे देख मंत्री के लड़के को परियों की राजकुमारी की कही बात याद आ गई कि रास्ते में जादू की एक नगरी पड़ेगी। उसे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये वही जादू की नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चलते हैं। हम बस्ती में ना जाएं तो ठीक रहेगा। लेकिन राजकुमार परियों के राजकुमारी की बातों को भूल चुका था और उसने जिद किया कि वह इस नगर में जरूर जाएगा। राजकुमार की इच्छा के आगे मंत्री का लड़का झुक गया और दोनों ने उस नगरी में प्रवेश किया। उस नगरी की बनावट और सजावट को देखकर राजकुमार मुग्ध रह गया। वह बोला, वाह दोस्त, तुम ऐसी सुंदर नगरी देखने के आनंद से वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहां देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़ों पर सवार दोनों मित्र उस नगर के भीतर बढ़ते गए। अचानक भांति भांति के फूलों और लता गुल्मों से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा को निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई और राजकुमार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रोना रुका तो बोली, मेरे बेटे, तुम कहां चले गए थे? राजकुमार भौचक्का सा रह गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह माजरा क्या है। राजकुमार ने बुढ़िया से कहा, तुम चाहती क्या हो? सिसकते हुए बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम कुछ देर के लिए मेरे घर के भीतर चलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा।
इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। उसे बुढ़िया की बातों से राजकुमार इतना ही समझ पाया कि शायद इस बुढ़िया का बेटा कहीं चला गया है और यह मुझे अपना बेटा समझ रही है। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। मंत्री के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। राजकुमार ने मंत्री के लड़के से कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने ही बुढ़िया के घर का दरवाजा खुला था। जैसे ही वह घर के अंदर घुसा, दरवाजा एकदम से बंद हो गया। इस प्रकार अचानक दरवाजे को बंद होते देखकर मंत्री के लड़के को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मंत्री के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे कई बार खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने मन ही मन कहा, लगता है कि यह एक नई मुसीबत सिर पर आ गई है, पर अब हो क्या सकता था। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई नहीं बोला। हार कर वह अपनी जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, न दरवाजा खुला और न ही राजकुमार बाहर आया। दूसरी ओर घर के भीतर जो हुआ, मंत्री का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिसके कारण राजकुमार पर जादू का प्रभाव नहीं हो सकता था। इसीलिए जैसे ही उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसी समय उसने राजकुमार की उंगली से वह अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। घर के भीतर जाते ही उसने राजकुमार को एक मक्खी बना दिया। वह मक्खी जाकर सामने की दीवार पर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना यह बुढ़िया का रूप बना लिया था। कुछ देर बाद वह बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी एक मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। इसके बाद वह हंसते हुए बोली, आज बहुत दिनों के इंतजार के बाद तुम जैसा आदमी मिला है। जब राजकुमार ने उसे देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब उसे वहां पर बुढ़िया नहीं बल्कि एक सुंदरी नजर आ रही थी। वह हैरान होकर यह सोच रहा था कि उस बुढ़िया की जगह यह सुंदरी कहां से आ गई। वह बुढ़िया कहां गई जो उसे वहां लाई थी। विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। राजकुमार की यह हालत देखकर वह सुंदर युवती जोर से हंस पड़ी। वह बोली, घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब राजकुमार ने उसे युवती से शर्त के बारे में पूछा तो वह युवती बोली, इतनी जल्दी क्या है, चलो आओ पहले मेरे साथ चौपड़ खेलो। दोनों चौपड़ खेलने लगे। खेलते खेलते राजकुमार ने युवती से पूछा, आपकी शर्त क्या है। युवती ने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा और कहा, पहले तुम यह बताओ कि तुम यहां क्यों नहीं रुक सकते और जल्दी से जल्दी यहां से जाना क्यों चाहते हो। राजकुमार ने पहले अपने बारे में बताया और उसके बाद उसे सारी बात बता दी और बोला, मुझे जल्दी से जल्दी सिंहल द्वीप पहुंचकर राजकुमारी पद्मिनी से मिलना है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोली कि राजकुमार, वह तो ठीक है, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे। राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी के महल के चारों ओर की नाकेबंदी की बात सुन चुका था। फिर भी उसने अनजान बनकर कहा, क्यों नहीं पहुंच सकता, इसमें क्या मुश्किल है। युवती बोली, राजकुमार, पहले तो तुम सिंह द्वीप पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो राजकुमारी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वह युवती करुणा से भरकर बोली, नहीं, तुम चिंता मत करो, उसकी नौबत नहीं आएगी। राजकुमार, मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूं। इनकी खासियत यह है कि जब तुम काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी, और जब तुम सफेद बाल को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वह हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जो कहोगे वह वही करेंगे, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, वह शर्त क्या है। युवती ने गंभीर होकर कहा, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो मुझे भी शादी करके अपने साथ अपने राज्य में ले जाओगे। कुछ पल सोचने के बाद राजकुमार ने बड़े सहज भाव से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। युवती के जिद करने पर राजकुमार रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हारकर युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले
युवती ने उसे एक डिब्बी में डालकर 2 बाल दिए और उसकी अंगूठी भी उसे लौटा दी। युवती राजकुमार से बोली, अब तुम जाओ, रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उस युवती ने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। उसे एक रात में मंत्री के लड़के की जो हालत हो गई थी, उसे वही जानता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब राजकुमार घर के अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा, तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसका जी भर गया। वह दौड़कर आया और राजकुमार से लिपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे धीरज से कहा, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छा ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर अब वे दोनों खुले मैदान में थे। इधर उधर खेतों में फसल उग रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। वे दोनों अपने रास्ते पर चलते गए। रास्ते में खेत खलिहानों के अलावा कहीं कहीं हरे भरे बाग बगीचे मिलते। कहीं नदी नाले पर उन सबको पार करते हुए वे दोनों निर्विघ्न आगे बढ़ते ही गए। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे थे। राजकुमार ने उस रात उसी आश्रम में रुकने के लिए अपने साथी से सलाह की, तो वे भी राजी हो गया। राजकुमार ने साधु महाराज के पास जाकर कहा, बाबा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को हम यहां ठहर जाएं, सवेरे चले जाएंगे। साधु महाराज बोले कि यह तो आश्रम है, हर कोई यहां रुक सकता है। तुम यहां आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे साथ रहो। साधु महाराज की यह बात सुनकर राजकुमार को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने घोड़ा को वहीं बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। भोजन करके जब वे दोनों बैठे तो साधु महाराज भी वहीं आ गए। साधु बाबा बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने सारी जानकारी साधु बाबा को विस्तार से बता दी और अंत में कहा कि बाबा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। बाबा बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है। पर वत्स, तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर साधु बाबा चुप हो गए। फिर वह बोले कि मेरे यहां से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। और दूसरी डिबिया के भभूत को खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। बाबा उठकर गए। कुछ देर बाद जब वह लौटे तो उनके हाथ में 2 भभूत की डिब्बी थी। भभूत राजकुमार को सौंपते हुए बोले कि इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूत ले ली। अब तो धीरे धीरे राजकुमारी पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे कि जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। प्रभु ने यह जीवन हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। जिनके सामने कोई ऊंचा ध्येय नहीं होता, वे छोटी छोटी चीजों में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। राजकुमार और मंत्री का बेटा बड़े ध्यान से बाबा की बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग 3-4 दिन यहां विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने कि आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होगे तो लड़ोगे कैसे? ताजे होंगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुंच जाओगे। राजकुमार को जल्दी थी। उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन मंत्री के बेटे ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वे लोग 4 दिन वहीं आश्रम में रहे। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना खुशी मिला कि वे कृतकृत्य हो गए। इसके बाद वे दोनों बाबा से आज्ञा लेकर आश्रम से रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। बिना रुके वे चलते गए। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। जब पूरा तरह अंधेरा हो गया तो आखिर में एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। कुछ देर में ही मंत्री का लड़का तो सो गया, पर राजकुमार को नींद नहीं आई। थोड़ी देर में राजकुमार देखता है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठ गए। तोता और मैना में बातें होने लगीं। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने मैना से कहा कि मैना, कुछ कहो जिससे रात कटे।
मैना बोली कि आप बीती कहूं या पर बीती। तोते ने मैना से कहा कि अरे मैना, आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, आज तुम कुछ पर बीती कहो। मैना तोते से बोली, ठीक है तो सुनो। इस नगर के राजा की एक लड़की है। वह लड़की बड़ी सुंदर और बहुत ही भोली है। राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य उसका इलाज कर चुके हैं, पर वह ठीक नहीं होती। बेचारा राजा परेशान, वह लड़की उसकी अकेली औलाद है। तोते ने मैना से कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना ने व्यथित स्वर में कहा, हैरानी की बात तो है ही। राजा ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वह उसी से अपनी बेटी का ब्याह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के चिकित्सक आ रहे हैं, पर अभी तक उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया है। राजा बहुत दुखी है। वह तोता मैना से बोला कि मैना, तुम यह बताओ, क्या राजकुमारी की बीमारी दूर करने का कोई रास्ता है? मैना ने कहा, रास्ता तो है। अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे, तो वह रोग से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनकी बात सुनने के बाद राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ। दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने तोते से की थी। शहर में बार बार घोषणा हो रही थी कि जो भी व्यक्ति बीमार राजकुमारी को अच्छा कर देगा, राजा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर देगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा कि मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि बड़े से बड़े वैद्य राजकुमारी का इलाज कर गए हैं, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी अच्छा नहीं कर सका। राजकुमार कुछ बोला नहीं। राजकुमार ने थोड़ा पानी लेकर उसने पेड़ की जड़ को घिसा और पानी के कुछ बूंदे बेहोश पड़ी राजकुमारी के मुंह में डाला, तो उस राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने खुशी से राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा कि अब तुम मेरी बेटी को और मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है। राजकुमार, जब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटे तो मेरी बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यही राज करना। सारे नगर में राजकुमारी के ठीक होने का शोर मच गया। बड़े मानसमान से रजा ने राजकुमार को विदा देते हुए कहा, यहां से 10 कोस पर पश्चिम में एक गुफा में एक बाबा रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वे तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो मंत्री का लड़का उसकी राह देख रहा था। उस मंत्री के लड़के को पहले ही सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, मित्र, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा कि इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। न हम उस पेड़ के नीचे ठहरते, न यह करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। इसके बाद राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया जिस ओर राजा ने उन्हें बाबा से मिलने के लिए कहा था। 10 कोस पर उन्हें वहीं गुफा मिल गई। उस गुफा में बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोलीं और जिज्ञासा भरे भाव से कहा कि तुम कौन हो और कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा कि राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले, वत्स, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा, बाबा, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए है। राजकुमार की बात सुनकर बाबा की आंखें चमक उठीं। बाबा बोले कि तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचे वह आदमी ही क्या। इसके बाद कुछ रुककर उन्होंने कहा कि अब तुम सिंहल द्वीप के पास आ गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। कैसे करोगे? राजकुमार बोला कि बाबा, जो शक्ति मुझे यहां तक ले आई है वही शक्ति इस कठिनाई का भी रास्ता निकालेगी। शाबाश वत्स। बाबा ने विभोर होकर कहा कि आदमी तो निमित्त है, काम शक्ति ही कराती है।
इतना कहकर बाबा ने खड़ाऊ की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा कि इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखा और बाबा ने समुद्र पार करने के लिए खड़ाऊ की जोड़ी दी। इसके बाद बाबा ने उसकी पीठ ठपठपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। जब राजकुमार और मंत्री का बेटा अपने घोड़े पर सवार होकर चले तो राजकुमार भव-बेहवल हो रहा था। दोनों आगे बढ़ते रहे। अब उनकी आतुरता विशाल सागर को देखने के लिए थी। अचानक राजकुमार को एक चिंता ने आ घेरा। वह सोच रहा था कि खड़ाऊ की मदद से वे तो सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा। कुछ सोचकर उसने मंत्री के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले को ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं, तुम यहीं रुके रहोगे। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का लड़का हैरान हो गया। ये कैसे होगा, वह सोचने लगा। अकेला राजकुमार उस किले को कैसे फतह कर सकेगा। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। सागर की बड़ी बड़ी लहरें उठ उठकर एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। सागर के तट पर पहुंचकर दोनों मित्र अपने घोड़ों से नीचे उतर पड़े और निर्निमेष नेत्रों से सागर की विशाल जलराशि को देखने लगे। राजकुमार ने अगले दिन सुबह अकेले ही वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। मंत्री के लड़का चिंतित होकर रोने लगा। बाद राजकुमार ने मंत्री के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद राजकुमार ने जैसे ही पैर पानी पर रखा, उसका सारा बदन कांप उठा। लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो राजकुमार एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। मंत्री का लड़का राजकुमार को इस प्रकार जाते हुए बड़े आश्चर्य से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार इस प्रकार पानी पर कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार ने पूरा दिन और पूरी रात उसने पानी पर चलते चलते बिताई। अगला दिन आया तब उसे सागर का किनारा दिखाई दिया। वहीं था सिंहल द्वीप। जिस सिंघल द्वीप में राजकुमारी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था, उस भूमि को देखकर वह रोमांच से भर गया। उसे लग रहा था कि जैसे वह अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया है। लेकिन उसने दूर से ही देखा कि काले काले खूंखार राक्षस उस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने डिब्बी से एक चुटकी भभूत निकली और मुंह में डाल ली। अब वह सबको देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। लेकिन राजकुमार ने निश्चय किया कि पहले वह शहर का एक चक्कर लगाएगा। शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करेगा। वह शहर में चारों ओर खूब घूमा। राजकुमारी पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए कोई जुगत करनी होगी। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि राजकुमार अपने को भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर हरी धूप के कालीन बिछे थे और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर सुशोभित और महक रहा था। कदम कदम पर गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थीं। कहीं भी गंदगी का नाम नहीं था। स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग बढ़िया पोशाक पहनकर इधर उधर घूम रहे थे। उनका रूप बड़ा सलोना था। उन सबको देखकर राजकुमार मुग्ध हो गया। उसे लग रहा था कि जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया है। जब राजकुमार ने पूरे नगर को घूम लिया तो वह सोचने लगा कि अब आगे क्या करना है। सोचते सचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि उसके सामने राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। राजकुमार ने उन्हें आदेश दिया कि पहरा दे रहे सभी राक्षसों का खात्मा कर दो। देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। इसके बाद राजकुमार ने राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। इसके पश्चात उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर राजकुमार ने कहा कि समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज समुद्र के किनारे खड़ा हो गया। उस जहाज में हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। सभी आभूषण एक से बढ़कर एक सुंदर थे। ये सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है।
सभी लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन सौदागर उनके सामने मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। जल्द ही यह खबर राजमहल में पहुंची। राजकुमारी पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा कि उस व्यापारी को हमारे सामने लाया जाए। राजकुमारी पद्मिनी के दूत तुरंत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यह चाहता ही था। राजकुमार ने आभूषणों के ढेर ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर राजकुमारी पद्मिनी रींझ उठे। उसने उन आभूषणों को चुना जिन्हें अप्सराएं धारण करती हैं। वह राजकुमारी पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा तो वहां के दृश्य देखता ही रह गया। सब कुछ अनूठा था। महल का द्वार बहुत ही कला कारीगरी पूर्ण था। अंदर लता गुल्मों के बीच फव्वारे अपनी बहार दिखा रहे थे। महल चारों ओर से घिरा था। राजकुमारी पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रविष्ट होते ही राजकुमारी पद्मिनी ने उसका अभिवादन किया और बैठने का संकेत किया। राजकुमार आसन पर बैठ गया तो राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि तुम कहां से आए हो? राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला कि मैं स्वर्ण भूमि से आया हूं। राजकुमारी पद्मिनी ने अगला प्रश्न किया, वहां क्या करते थे? राजकुमार ने उत्तर दिया, जी, मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूं। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, यहां कैसे आए? राजकुमार का संक्षिप्त उत्तर था, राजकुमारी, मैंने सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हैं। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा, व्यापारी हो तो क्या तुम हमें दिखाने के लिए अपने साथ कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार ने कहा, जी हां। राजकुमार ने डिब्बे डिब्बियों में से आभूषण निकालकर उसे दिखाना आरंभ किया। इन आभूषणों को देखकर राजकुमारी पद्मिनी चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। राजकुमारी पद्मिनी प्रत्येक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लगता है, और जो आभूषण उसे पसंद आता उसे एक ओर को रख देती। राजकुमारी पद्मिनी ने उनमें से ढेर सारे आभूषण पसंद कर ली। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से अधिकांश एक एक थे। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि यह क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया कि अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार भरा पड़ा है। मैंने सोचा कि यदि मैं एक आभूषण के दोनों जोड़े लाऊंगा तो बहुत ही कम आभूषण आपको दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं उन आभूषणों में से एक एक ले आया। मेरी इच्छा थी कि एक बार आप आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ गई। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने को राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी से आज्ञा लेकर अपने जहाज पर लौट आया। अगले दिन नियत समय पर राजकुमारी पद्मिनी जहाज पर आई। वह आभूषणों का अथाह भंडार था। उन्हें देखने में राजकुमारी पद्मिनी इतना लीन हो गई कि वह समय को ही नहीं, अपने को भी भूल गई। काम निपटाकर राजकुमारी पद्मिनी जब जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप कहाँ जाओगी और कैसे जाओगी? राजकुमारी पद्मिनी चकित होकर बोली कि क्यों, ऐसा क्या है? मैं तो वापस अपने महल जाऊंगी। राजकुमार ने कहा, शायद आप देख नहीं रही कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पहले तो राजकुमारी पद्मिनी इसे मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। गुस्से के मारे उसका चेहरा तमतमा उठा। वह उत्तेजित होकर बोली कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा और बोला, राजकुमारी पद्मिनी जी, हम सिंहल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। राजकुमारी पद्मिनी को लेकर जहाज आगे बढ़ता जा रहा था। पद्मिनी मछली की तरह तड़पने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। राजकुमारी घबराकर बोली, लेकिन तुम हो कौन? राजकुमार ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूं। इसके बाद उसने राजकुमारी पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उस कहानी को सुनकर राजकुमारी पद्मिनी का संताप काफी हद तक दूर हो गया। पद्मिनी बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? राजकुमार ने पूछा कि यदि कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती? राजकुमारी पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया। जो होना था वह हो चुका था। अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था।
भाग्य के साथ समझौता करने के अलावा अब और क्या हो सकता था। आहत हिरनी की तरह वह राजकुमार के पास आ बैठी। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी पद्मिनी आवेश और आवेग से थक कर चूर हो गई थी। तभी अचानक जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगा। भयभीत होकर राजकुमारी पद्मिनी ने राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता गया। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगीं। जहाज डगमगाने लगा। किसी आसन्न खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर राजकुमार हंसकर बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राजकुमार उसे दुलारता रहा। धीरे धीरे तूफान का वेग शांत होता गया। राजकुमारी पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी, इसलिए उसे नींद आ गई और वह सो गई। लेकिन राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रहे हैं। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा। मैना ने कहा कि क्या कहूं, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन इनकी सांसें गिनी चुनी हैं। बेचारे तोता व्यथित होकर बोला, मैना रुक रुक कर क्यों बोलती हो? साफ साफ कहो कि इन्हें क्या होने वाला है। मैना ने कहा कि सवेरे यह जहाज किनारे लग जाएगा। वहां किनारे पर मंत्री का लड़का इन्हें मिल जाएगा। उसे मंत्री के लड़के ने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद वह घर ढह जाएगा। यह दोनों उसमें दब जाएंगे। तोते ने व्यथित होकर कहा, मैना, यह तो बड़ा बुरा होगा। इन बेचारों ने दुनिया में अभी देखा ही क्या है। क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? मैना बोली कि उपाय यह है कि यह मंत्री के लड़के की बात ना माने और उस घर में ना ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर ये उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोते ने पूछा कि उसके बाद तो खैरियत है। मैना ने कहा कि कहावत है कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इनकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये जहां ठहरेंगे वहां भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। तोते ने अधीर होकर पूछा कि वह कौन सी मुसीबत है? मैना बोली कि सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपने पैर जूते में डालेगी, तभी उसमें बैठा सांप उसे काट लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान। उसने आहत होकर पूछा कि क्या उससे बचने का कोई समाधान नहीं है? मैना बोली कि समाधान तो सब चीजों का होता है, लेकिन समाधान करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हम तो केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि यदि कोई सुनता हो तो वह राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मारकर जूते में से निकाल लें। अब तोते ने पूछा, मैना, यह बताओ कि वहां से बचने के बाद फिर कोई बाधा तो नहीं है? मैना ने थोड़ा निराश होते हुए उत्तर दिया कि इसके बाद भी एक बाधा और है। ये दोनों एक उड़न खटोला में बैठेंगे। वे उड़न खटोला ऊपर आसमान में जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा। उसमें ये दोनों मर जाएंगे। मैना की बातें सुनकर अब तोता बहुत दुखी होकर बोला कि तुम्हारी यह बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब तुम जल्दी से बताओ कि क्या इस आफत से बचने का कोई मार्ग है? मैना ने तोते से कहा, इसका यही एक मार्ग है कि अगर कोई सुनता हो तो वह इन्हें उड़न खटोले में न बैठने दें। इन सब बाधाओं से पार जाने पर इनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। मैना की बात सुनकर तोते ने चैन की सांस ली। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सहर उठा था, पर बचने के उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। सवेरा होने में अब देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए। कुछ देर बाद जब जहाज समुद्र के किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि मंत्री का लड़का वहां उपस्थित था और उनका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से मंत्री के लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे दुख सुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया। मंत्री का लड़का राजकुमारी पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उसी दिन वहीं रहने के लिए मंत्री के लड़के ने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई।
राजकुमार ने कहा कि मित्र, हमें यहां नहीं ठहरना, कोई और भवन देखो। मंत्री के लड़के ने कहा, आपके आने से पहले मैं यहां के सारे भवन देख चुका हूं, ये भवन सबसे अच्छा है। राजकुमार ने उसकी एक ना सुनी। मंत्री के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार मंत्री के लड़के को अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वे सो गए। आधी रात के बाद अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई। मंत्री का लड़का उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि पहला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। मंत्री के लड़के ने राजकुमार की दूरंदेशी की बहुत प्रशंसा की। राजकुमारी पद्मिनी तो सो चुकी थी, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। भोर होने से पहले वह देखता क्या है कि एक काला विषैला सांप आया और कुंडली मारकर राजकुमारी पद्मिनी के सैंडल में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने तलवार निकालकर सैंडल में बैठे सांप के 2 टुकड़े कर डाले और सांप को बाहर फेंककर राजकुमारी पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में राजकुमारी पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की चमक लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुराकर उसके पास गया और कुछ देर तक उसके मुलायम बालों को सहलाता रहा। पद्मिनी मन ही मन विभोर हो रही थी कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति मिल गया। मंत्री के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार ने उस उड़न खटोले में बैठने से साफ इनकार कर दिया। राजकुमार का इस तरह से उड़न खटोले में सफर करने से मना करना मंत्री के लड़के को बहुत बुरा लगा, लेकिन राजकुमार के आगे उसकी एक न चली। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर ही आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वे उड़न खटोला धड़ाम से नीचे आ गिरा और उसमें बैठे सब लोगों की जान चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। मार्ग में मनमोहक दृश्यों को देखते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। राजकुमारी पद्मिनी अपने द्वीप से कभी बाहर नहीं गई थी। अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग और तरह तरह की उनकी पोशाकें थीं। रास्ते में अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उनकी घोषणा के अनुसार उनकी पुत्री का वरण करें और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। वहां राजा और सभी लोग राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी चित्रा को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने में असमर्थता प्रकट की। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी चित्रा को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। अब आने वाली थी जादुई नगरी। राजकुमार ने चुपचाप उंगली की अंगूठी देखी। उसे अचानक विचार आया कि यह अंगूठी उसकी रक्षा तो कर लेगी, लेकिन यदि राजकुमारी पद्मिनी के सामने कोई संकट आ गया तो क्या होगा। उसने मन को समझाया कि अब तक की सारी बाधाएं दूर होती गई हैं तो आगे की बाधाएं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगी। वे लोग आगे बढ़ते गए। काफी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगीं तो राजकुमार ने कहा, ये लो, आ गई वह नगरी जहां मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात सुना दी। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ये देखकर राजकुमार ने कहा, राजकुमारी पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर पर गए। आज उन्हें उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं एक युवती मिली। राजकुमार को देखते ही वे युवती दौड़कर उसके पास आ गई। युवती का चेहरा खिल रहा था। युवती बोली, राजकुमार, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। वह राजकुमारी पद्मिनी और राजकुमारी चित्रा को बड़े प्यार और आदर से अंदर ले गई। घर के ठाट बांट देखकर राजकुमारी पद्मिनी का सारा भय समाप्त हो गया। वहां डरावना कुछ नहीं था। एक आरामदेह पलंग पर
उसने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को बिठा दिया। फिर उनके लिए कुछ व्यंजन तैयार किए। सब ने आनंद से खाना खाया। राजकुमार को अचंभा हो रहा था कि जब यहां बंदी बनकर रहा था तब यह घर कैसा था और यहां का वातावरण कैसा था। आज सब कुछ बदल गया था। आज वह महल जैसा था। सभी का भोजन होने के बाद युवती ने कहा कि आप लोग थके होंगे, रात भर विश्राम कर लो, कल हम लोग यहां से रवाना हो जाएंगे। राजकुमार जब उसे बाल लौटाने लगा तो उसने कहा कि अब मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मुझे अब और क्या चाहिए। राजकुमार ने बालों को फेंका नहीं, उन्हीं की बदौलत तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बड़े आदर भाव से उन्हें एक ओर को रख दिया। सवेरे उठकर युवती ने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर घर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर उसे घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार, राजकुमारी पद्मिनी और राजकुमारी चित्रा के साथ रवाना हो गई। चलते समय राजकुमार को मंत्री के लड़के की याद आई जिसने अपने प्राण मुंह में रखकर एक रात यहां बिताई थी। आज के खुशी के दिन यह सब देखने के लिए वह उनके साथ वहां नहीं था। जहाज से उतरने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने उसे राजगढ़ भेज दिया था, जिससे वहां उनके स्वागत की तैयारियां हो सकीं। वे सब आगे बढ़े। जादू की नगरी पीछे छूट गई। राजकुमार धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रहा था। राजकुमारी पद्मिनी ध्यान से सुनने लगी। राजकुमार का कंठ सुरीला था। जब गीत समाप्त हुआ तो उसने देखा कि राजकुमारी पद्मिनी मुग्ध भाव से उसे देख रही है। वह हंसने लगा। पर राजकुमारी पद्मिनी तो जाने किस लोक में विचरण कर रही थी। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रही। सूर्य के पर भी उनके साथ चलते रहे। रास्ते में उन्हें जलाशय मिला जिसके निर्मल जल में पक्षी किलोल कर रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़े को रोक दिया। राजकुमार बोला कि आगे तो घना जंगल आएगा, हम लोग यहीं पर भोजन कर लें और थोड़ा विश्राम भी। एक छायादार वृक्ष के नीचे उन्होंने डेरा डाला। भोजन किया, पर पक्षियों के प्रमोद ने उन्हें आराम नहीं करने दिया। वे आगे बढ़ चले। राजकुमार का अनुमान था कि वे दिन ढलने तक जंगल को पार कर लेंगे। सूखे धरती पर पड़े पत्तों से जब घोड़ों की टापों टकराती थीं, तब ऐसा लगता था कि कोई खूंखार जानवर आया। पर उस दिन एक छोटा जानवर भी उन्हें नहीं मिला। राजकुमारी पद्मिनी को पता था कि शेर, चीते, भेड़िए, जंगली सुअर घने वनों में बड़े आनंद से रहते हैं। उसकी इच्छा ऐसे जानवरों को देखने की थी, पर एक भी जानवर नहीं आया। राजकुमारी पद्मिनी को बड़ी निराशा हुई। दिन ढलने को था, जंगल पार हुआ। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूरा करना था। वह बाग अधिक दूर नहीं था। वे लोग तेजी से आगे बढ़ते रहे। राजकुमारी पद्मिनी को राजकुमार ने उस रात की परियों की दास्तान बड़े रसपूर्वक सुना दी थी। राजकुमारी पद्मिनी का मन वहां पहुंचने को बड़ा आतुर हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाग का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार ने संकेत से राजकुमारी पद्मिनी को बता दिया कि यही वह बाग है। फाटक पहले की तरह खुला था। उनके अंदर घुसते ही फाटक बंद हो गया। पर आज राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ पर छिपकर नहीं बैठना पड़ा। वे सब मजे में खड़े खड़े परियों के नजारे देखते रहे। परियों की राजकुमारी जब अपने सिंहासन पर आसीन हुई तो राजकुमार अपने आप राजकुमारी पद्मिनी और दोनों अन्य सुंदरियों को लेकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। उन्हें देखकर राजकुमारी का रोम रोम हर्षित हो उठा। अब वह उसके लिए कोई अजनबी राजकुमार नहीं था, उसके जीवन का एक अंग था। परियों की राजकुमारी ने राजकुमारी पद्मिनी को तत्काल पहचान लिया। इसी बीच राजकुमार ने दूसरी राजकुमारी का परिचय करा दिया। परियों की राजकुमारी ने उनका भी स्वागत किया। उन विशेष मेहमानों की उपस्थिति से वह बाग अब कई गुना जगमगा उठा। परियों की राजकुमारी ने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। उसने राजकुमार से कहा कि मुझसे मिलने और मुझे विदा देने के लिए मेरी सखियां बहुत आतुर हैं। कल वे सब यहां इकट्ठी होंगी। हम लोग यहां से परसों प्रस्थान कर देंगे। राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उस बाग की शोभा देखते ही बनती थी। दूर पास की छोटी बड़ी सारी परियां वहां इकट्ठी हो गईं। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे इंद्रलोक धरती पर उतर आया हो। सबके हृदय उमंग से भरे थे। राजकुमार ने सबका मन मोह लिया था और राजकुमारी पद्मिनी ने तो जैसे सब पर जादू कर दिया था। उसके सौंदर्य को देखकर परियों की गर्दन नीची हो गई थी।
राजकुमारी पद्मिनी उनके बीच आमोद भरी मुद्रा में घूम रही थी। उसके जीवन में अब पूरी तरह नया मोड़ आ गया था। वह रात और अगला दिन उनका बड़े आनंद से बीता। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार वहां जमा हो गया था। उन्होंने मेहमानों को नाना प्रकार के मूल्यवान उपहार दिए। परियों की राजकुमारी के माता पिता भी आ गए। वे जिस लोक के स्वामी थे, वहां की प्रजा भी अपनी प्यारी राजकुमारी को विदा देने उमड़ पड़ी। जिसने उस समारोह को देखा, धन्य हो गया। तीसरे दिन उन्होंने वहां से विदा ली। राजकुमारी के पिता ने विदाई के समय नम आंखों के साथ राजकुमार को गले लगाया। मां ने बेटी को इतने आभूषण दिए कि उनको देखकर राजकुमारी पद्मिनी अपने सिंहल द्वीप के आभूषणों को भूल गई। सबके जीवन का वह ऐसा अनुभव था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। अब उन लोगों ने राजगढ़ की ओर प्रस्थान किया। पूरी टोली उत्साह से भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। राजकुमार के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। कहावत है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता है। यदि सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति अनुभव करता है कि वह पराजित हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी को लाने की प्रतिज्ञा की थी। उसका सिंहल द्वीप पहुंच जाना और एक अभेद्य दुर्ग को भेद कर राजकुमारी पद्मिनी को ले आना एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी जिस पर सहज ही गर्व किया जा सकता था। राजकुमार को गर्व तो नहीं था, पर उसे संतोष अवश्य था। राजगढ़ अब भी काफी दूर था। राजकुमार बहुत दिनों के बाद लौट रहा था। सबसे छोटा होने के कारण वह राजकुमार राजा का सबसे लाडला बेटा था। राजकुमार के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि उसके चले जाने और इतने दिन कोई खोज खबर ना मिलने पर उनकी क्या हालत हुई होगी। कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। राजगढ़ अभी दूर है। इस विचार के आते ही राजकुमार का सिर चकराने लगा। ऐसी स्थिति होती है तो प्रियजन के अनिष्ट की कल्पना सहज ही मन में उठाती है। राजकुमार ने बार बार सिर झटका। मन ही मन बुदबुदाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पिता अवश्य ही सकुशल होंगे। जिस भाभी के कारण उसे इतने दिन का देश निकाला मिला था, वह भी सानंद होंगी। उसके मन में उनके प्रति आक्रोश शांत हो गया था। कृतज्ञता का भाव उमड़ आया था। आखिर उन्हीं के उपालंभ से उसे राजकुमारी पद्मिनी जैसी गुणवती और रूपवती नारी रत्न का उपहार मिला था। राजकुमार को विचार मग्न देखकर राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर पूछा कि क्यों राजकुमार, क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हारा सपना साकार हो गया। अब भी कोई परेशानी है क्या? राजकुमारी पद्मिनी की आवाज सुनकर राजकुमार अपने में लौट आया और बोला, राजकुमारी पद्मिनी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। आदमी के सामने विशाल हो या हर्ष, वह विचारों में डूब जाता है। मेरा मन भी पिता के लंबे बिछोह की कल्पना से कुछ दुखी हो उठा था, पर अब तो मेरे अंदर आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम मिल गई, मैं धन्य हो गया। राजकुमारी पद्मिनी राजकुमार के अंदर से निकले उद्गारों को सुनकर विभोर हो उठी। राजकुमारी पद्मिनी बोली, राजकुमार, माता पिता की याद तो मुझे भी सता रही है, किंतु जो सौभाग्य मुझे मिला है उसे न सराहो तो मुझसे बढ़कर कृतज्ञ कौन होगा। कहते कहते राजकुमारी पद्मिनी की आंखें चमक उठीं। चेहरा आभा मंडित हो गया। उसके भावों को समझकर राजकुमार अभिभूत हो गया। राजकुमार बोला, राजकुमारी पद्मिनी, तुमसे कहीं अधिक भाग्य की सराहना मुझे करनी चाहिए। तुम्हें तो कोई भी राजकुमार मिल सकता था, पर राजकुमारी पद्मिनी तो हर किसी के भाग्य में नहीं बंधी थी। थोड़ी देर में राजगढ़ की सीमा आ गई। सब रोमांचित हो उठे। वहां पर स्वयं राजा उपस्थित थे। सारी प्रजा उपस्थित थी। उन्होंने सभी का स्वागत किया। पिता पुत्र का जब मिलन हुआ तो मारे खुशी के उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। राजा को अपना खोया बेटा मिल गया था और बेटे को उस पर प्यार बरसाते पिता गाजे बाजे के साथ सबने नगर में प्रवेश किया। सजी धजी नगरी बाहें फैलाकर उनका अभिनंदन कर रही थी। मकानों की छतों और छज्जों पर खड़ी स्त्रियां और बच्चे उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। महल में रानियां उनकी आरती उतारने के लिए आतुर हो रही थीं। बड़े उल्लास से राजकुमार ने अपनी पत्नियों के साथ महल में पैर रखा। आरती के मंद मंद प्रकाश से महल की शोभा में चार चांद लग गए। प्रजा भी अपने राजसी मेहमानों का स्वागत करना चाहती थी। राजकुमार जब चारों राजकुमारियों के साथ वहां आया तो प्रजा ने अपने प्यार दुलार से उन्हें सराबोर कर दिया। छोटे राजकुमार के बिना जो राज दरबार सूना पड़ा था, फिर जगमगा उठा। राज दरबार में राजकुमार तथा राजकुमारियों का भव्य स्वागत हुआ।
राजकुमार के जगमग करते महल को देखकर सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आए, जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थीं। तभी उन्हें ध्यान आया कि अब उन महलों से उनका सरोकार क्या है। वे अब राजकुमार से रिश्ता जुड़ जाने पर वे महल पराये हो गए हैं। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें बहने लगीं। भाभी कुछ कहें उससे पहले राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुमने मुझे उलाहना ना दिया होता तो यह हीरे सी राजकुमारियां कैसे मिलतीं? भाभी के मुंह से बस यही निकला कि तुमने राजकुमारी पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गईं। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गईं। महल आलोक से भर गया। प्रजा आनंदित हुई, राजा सुखी हुआ। सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। और हाँ, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना शहर या गांव वो लिखकर जरूर बताइए, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे वीडियो को कौन कहाँ से देख रहा है। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।